जय हिंद साथियों। बुंदेलखंड के कश्मीर चरखारी क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज इतिहास के पहले प्रैक्टिस सेट पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो कालीबंगन गुजरात राज्य में है। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की थी। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। चौथा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज ऑप्शन सी 1921 में हुई थी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की खोज नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से मिलता है। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित है सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। तो 4 वेदों में से अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम स्मृति है मनु स्मृति। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु को कुड़िक नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? जी हाँ, तो हर्यक वंश के राजा उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो गई थी। अगला प्रश्न है, पाली पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, हाइडे स्पीच या बेतस्ता आधुनिक नाम है झेलम नदी का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? तो बेतस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था।
अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस राजवंश का शासन था? तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था। अगला प्रश्न है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अगुंतर निकाय में बौद्ध ग्रंथ के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे तथा 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे तथा 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगति को अशोक द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, जबकि प्रथम बौद्ध संगति को अजातशत्रु द्वारा तथा द्वितीय बौद्ध संगति को कालाशोक द्वारा, तृतीय बौद्ध संगति को अशोक द्वारा तथा चतुर्थ बौद्ध संगति को कनिष्क द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची, इसलिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं, जिसमें प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी तथा चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जामिल था। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता शवाकामी ने की थी। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी तथा चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था अलार कलाम। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो ये थे मौर्य वंश के राजा अशोक। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य या चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद कौटिल्य या चाणक्य मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद के साथ युद्ध कर नंद वंश को समाप्त कर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बने थे कौटिल्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी हुए थे कुणाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार हुए, बिंदुसार के पुत्र अशोक हुए। ये तीनों मौर्य वंश के शासक हैं, जबकि अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो नंद वंश के बाद भारत में मौर्य वंश ने शासन किया, जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है?
मेगास्थनीज की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था राजकीय भूमि से आय जो प्राप्त होती थी उसे थे, या सीता कहते थे। अगला प्रश्न है, किस शासक के काल में डायमेकस भारत आया था? तो डायमेकस जो है मौर्य वंश के राजा बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कर्ण वंश के संस्थापक थे वासुदेव। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक था शिमुख। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो है कनिष्क के राज चिकित्सक थे तथा कनिष्क के दरबार में और महत्वपूर्ण जो शोभा बढ़ाते थे अश्वघोष, चरक और नागार्जुन। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता था? तो भारत का नेपोलियन गुप्त शासक समुद्रगुप्त को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह शासक कौन था जिसने हूणों के आक्रमण को रोका था? तो स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश कला एवं साहित्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है इनके राजकवि थे। अगला प्रश्न है, एरण अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो एरण अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6वां हिस्सा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख भानुगुप्त के समय के एरण अभिलेख से मिलता है। अगला प्रश्न है, थानेश्वर में वर्धन वंश का पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति वर्धन ने। अगला प्रश्न है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय ह्वेन त्सांग भारत आया था। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर जो है पराजित किया था। अगला प्रश्न है, आज भी भारत में हुएन सांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में हुएन सांग को याद करने का मुख्य कारण है हुएन सांग की रचना सी यू की। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक सिक्कों व धातुओं का अध्ययन करने जो है न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि थी खरोष्टी लिपि। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु प्रयुक्त की गई थी? मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु प्रयोग की गई थी।